दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महान आचार्य की जीवन गाथा जिनकी नीतियों ने पूरे भारत को दिशा दी। वो जिन्होंने अपनी बुद्धि, तीक्ष्णता और अदम्य साहस से इतिहास की धारा ही बदल दी। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य नामों से भी जाना जाता है, भारत के महानतम राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और दार्शनिकों में से एक थे। उनका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता क्षणक मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के दरबार में पुरोहित थे। इसी कारण बाद में उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा, अर्थात क्षणक का पुत्र। बचपन से ही चाणक्य अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और बुद्धिमान थे। उनकी रुचि भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और नीति के अध्ययन में थी। वे बचपन में ही संस्कृत, वेद, उपनिषद और नीति शास्त्र के झाता बन गए थे। उनकी आंखों में हमेशा एक तेज झलकता था, जैसे वो संसार के रहस्यों को समझ लेना चाहते हों। कहा जाता है कि एक दिन बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, यह संसार अन्याय से क्यों भरा है? क्यों गरीबों पर अत्याचार होता है और राजा मौन रहता है? उनके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब न्याय सो जाता है तब अन्याय राज करता है। एक दिन जब तू बड़ा होगा तो न्याय को जगा देना। और यही वाक्य चाणक्य के जीवन का संकल्प बन गया। उनके पिता की असमय मृत्यु के बाद चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, युद्ध नीति, कूटनीति और शासन कला में निपुणता हासिल की। तक्षशिला के महान आचार्यों ने भी यह स्वीकार किया कि यह बालक साधारण नहीं है, यह इतिहास रचेगा। चाणक्य ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही नीति, तर्क और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका मानना था कि वो राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब वहां नीति और धर्म साथ साथ चलें। बुद्धिमत्ता और ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला में स्वयं शिक्षण का कार्य आरंभ किया। वहां वे युवा विद्यार्थियों को शासन, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा देने लगे। उनकी कक्षाओं में ऐसा अनुशासन था कि जब वे बोलते तो पूरा सभागार मौन हो जाता। उनकी दृष्टि गहरी थी, वे दूर की बातें सोचते थे, योजनाएं बनाते थे और हर स्थिति का समाधान पहले से तैयार रखते थे। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि भारत उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी आक्रमणकारी इस विखंडन का लाभ उठा रहे थे। उनका हृदय दुखी था, क्योंकि उन्हें अपने देश को एकता के सूत्र में बांधना था। और इसी सोच से प्रारंभ होती है वह कहानी जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। वह कहानी जिसमें एक गुरु और एक शिष्य मिलकर एक नए युग की रचना करते हैं। भाग 2, चाणक्य और धनानंद का संघर्ष। तक्षशिला में शिक्षा और अध्यापन पूरा करने के बाद आचार्य चाणक्य यह समझ चुके थे कि भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण उसकी राजनीतिक विभाजन है। उन्होंने ठाना, भारत को एकजुट करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होगा। तभी उन्होंने सुना कि मगध साम्राज्य, जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, वहां का राजा धनानंद अत्याचारी, लोभी और अन्यायी बन चुका है। धनानंद अपनी प्रजा का धन लूटकर विलासिता में डूबा रहता था और गरीबों पर भारी कर लगाता था। यह सुनकर चाणक्य का हृदय क्रोधित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं मगध जाएंगे और उस अन्यायी राजा को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाएंगे। चाणक्य मगध पहुंचे अपने ज्ञान और तेज के साथ। उनका रूप साधारण था, जटाजूट, धोती और चमकती आंखें, लेकिन उनकी बुद्धि और आत्मविश्वास देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। दरबार में जब चाणक्य पहुंचे, उन्होंने राजा धनानंद से कहा, राजन, राज्य की शक्ति जनता के सुख से होती है और जब जनता दुखी हो तो राज्य का वैभव व्यर्थ होता है। परंतु अहंकारी धनानंद को यह बात नागवार गुजरी। वह हंसते हुए बोला, ब्राह्मण, तुझे क्या पता राज्य चलाना क्या होता है? तेरी यह दाढ़ी और जटाई देखकर लगता है तू भीख मांगने योग्य है, राजनीति नहीं सिखाने योग्य। दरबार में सब हंस पड़े, लेकिन चाणक्य की आंखों में अपमान का अग्नि जलने लगी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आज तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। याद रखना, यह अपमान ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। धनानंद ने क्रोधित होकर आदेश दिया,
इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर फेंक दो। चाणक्य को धक्के देकर दरबार से निकाल दिया गया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने अपनी छोटी खोली और पृथ्वी की ओर देखा। उनकी आवाज गूंज उठी, हे धरती माता, साक्षी रहना। जब तक मैं इस अन्यायी राजा को उसके सिंहासन से उतार नहीं दूंगा, तब तक यह चोटी फिर नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा इतिहास में अमर हो गई, चाणक्य की प्रतिज्ञा। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने ज्ञान और नीति से एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करेंगे जो इस अत्याचारी राजा को परास्त करे और भारत को एक सूत्र में बांध दे। और इस प्रकार आरंभ होती है चाणक्य और धनानंद के संघर्ष की वास्तविक कहानी। एक ओर था सत्ता का अहंकार धनानंद, और दूसरी ओर थी नीति, बुद्धि और प्रतिशोध की ज्वाला आचार्य चाणक्य। भाग 3, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात। दरबार से अपमानित होकर लौटने के बाद आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था कि जब तक धनानंद को सिंहासन से उतार नहीं देंगे, वे अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। परंतु यह कार्य आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक योग्य, साहसी और धर्मपरायण शिष्य। चाणक्य भारत की विभिन्न जनपदों और ग्रामों की यात्रा पर निकल पड़े। वे लोगों से मिलते, निरीक्षण करते और हर युवक की आंखों में नेतृत्व की चमक ढूंढते। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वे मगध के पास एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, पर यह कोई साधारण खेल नहीं था। वे राजसभा का नाटक खेल रहे थे। एक बालक दूसरों पर शासन कर रहा था, कानून बना रहा था, निर्णय दे रहा था, और बाकी सब उसके आदेश का पालन कर रहे थे। चाणक्य ने ध्यान से उस बालक को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में दृढ़ निश्चय और बोलने में ऐसा तेज जैसे किसी राजा की वाणी हो। चाणक्य पास जाकर बोले, बालक, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, मेरा नाम है चंद्रगुप्त। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम राजा का अभिनय बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्या तुम सचमुच राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने निडरता से उत्तर दिया, हां, परंतु न्यायप्रिय राजा, जो अन्याय करने वालों को सजा दे और सबको समान अधिकार दे। चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है वह बालक जिसे मैं ढूंढ रहा था। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया। वह उसे तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने उसे शिक्षा दी, राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, शासन कला और धर्म की। चंद्रगुप्त ने वर्षों तक चाणक्य के मार्गदर्शन में कठोर साधना की। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार बन गया। चाणक्य उसे कहते, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो अपने लोगों के लिए जीता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त में आत्मविश्वास, बल और बुद्धि का समन्वय हो गया। चाणक्य जानते थे, अब समय आ चुका है धनानंद के पतन की शुरुआत करने का। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, अब तेरा धर्म है कि तू अन्याय को समाप्त करे और भारत को एकजुट करे। हमारी नीति, तेरी शक्ति और जनता का विश्वास, यही तीनों मिलकर एक नए युग की नींव रखेंगे। भाग 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। समय बीत चुका था। चंद्रगुप्त अब एक परिपक्व योद्धा, रणनीतिकार और कुशल नेतृत्वकर्ता बन चुका था। आचार्य चाणक्य ने अपनी योजना को पूर्ण रूप देने का समय आ चुका समझा। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, अब वह क्षण आ गया है जब हमें अपने प्रतिज्ञा को पूरा करना है। धनानंद का अन्याय समाप्त होना चाहिए। मगध को उसके अहंकार से मुक्ति दिलानी होगी। चंद्रगुप्त ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रहने दूंगा। योजनाएं बनने लगी। चाणक्य ने गुप्तचरों का जाल बिछाया, मगध की सेनाओं की कमजोरी खोजी और जनता के भीतर विद्रोह की चिंगारी जगाई। उन्होंने जनता से कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना तैयार हुई। उनकी नीति स्पष्ट थी, युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होगा। पहली बार चंद्रगुप्त की सेना ने मगध की सीमाओं पर आक्रमण किया। धनानंद की विशाल सेना और उसके धनबल के सामने यह युद्ध कठिन था, परंतु चाणक्य की रणनीति
और चंद्रगुप्त की वीरता ने युद्ध की दिशा बदल दी। रातों में योजनाएं बनती, दिन में संघर्ष चलता, हर कदम पर चाणक्य की बुद्धि मार्गदर्शन करती। उन्होंने कहा था, बल से नहीं बुद्धि से जीत होती है। अंततः वह दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र की राजधानी को घेर लिया। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। धनानंद का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। कहते हैं जब चाणक्य दरबार में पुणे पहुंचे तो वही स्थान था जहां कभी उन्हें अपमानित किया गया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज वही समय तुम्हें वह सब सिखाने आया है जो तुमने कभी समझना नहीं चाहा। धनानंद ने अपने ताज को उतारा और कहा, चाणक्य, आज मैं समझ गया, ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, अब से तू इस भारतवर्ष का राजा है, पर याद रखना, यह सिंहासन केवल वैभव नहीं, यह उत्तरदायित्व है, न्याय और धर्म का। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत एकजुट हुआ, धर्म, नीति और न्याय के अधीन। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को केवल राजा नहीं बनाया, बल्कि एक आदर्श शासक गढ़ा। भाग 5। आचार्य चाणक्य के अंतिम दिन और उनकी विरासत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतवर्ष एकजुट, समृद्ध और शक्तिशाली बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की नीति पर चलकर एक आदर्श राजा सिद्ध हुए। आचार्य चाणक्य ने वर्षों तक राजनीति, शासन, अर्थशास्त्र और कूटनीति का संचालन किया। उन्होंने भारत के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा वह था अर्थशास्त्र। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि शासन, नीति और जीवन का ग्रंथ था। इसमें उन्होंने बताया कि राज्य की नींव न्याय, नीति और अर्थ पर टिकी होती है, और जो राजा धर्म के मार्ग से विचलित होता है उसका राज्य अधिक दिन नहीं टिकता। चाणक्य की नीतियां इतनी गहरी थीं कि आज भी उन्हें राजनीति, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श माना जाता है। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त मौर्य अब एक महान शासक बन चुके थे। आचार्य चाणक्य ने महसूस किया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सोचा, मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं था, मेरा उद्देश्य था भारत को एकजुट देखना। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति से स्वयं को अलग करना शुरू किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा, वत्स, अब तुम्हें स्वयं शासन संभालना होगा। मैंने जो सिखाया उसे धर्म पूर्वक अपनाना। राजा वही होता है जो प्रजा के सुख में अपना सुख खोजे। चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरणों में नमन किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप मेरे लिए केवल शिक्षक नहीं, भगवान के समान हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, शक्ति और नीति का मेल ही सच्चा धर्म है, और जब तक तुम्हारे राज्य में न्याय जीवित रहेगा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इसके बाद चाणक्य ने राजनीति और दरबार दोनों से स्वयं को दूर कर लिया। वे एक शांत आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन ध्यान, साधना और ज्ञान के प्रचार में बिताए। कहा जाता है, जब उन्होंने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की तो उनके होंठों पर केवल एक वाक्य था, धर्म ही सर्वोपरि है और नीति ही उसका आधार। उनकी देह भले ही इस संसार से चली गई, पर उनकी नीतियां, उनके विचार और उनका अदम्य साहस आज भी जीवित हैं। हर युग में जब अन्याय बढ़ता है तो लोग आचार्य चाणक्य को याद करते हैं, उस गुरु को जिसने यह सिद्ध किया कि एक अकेला व्यक्ति भी पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकता है। यह थी आचार्य चाणक्य की संपूर्ण जीवन गाथा। एक ब्राह्मण से लेकर एक महामंत्री तक की यात्रा, एक अपमान से लेकर एक साम्राज्य की स्थापना तक की कहानी। आचार्य चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक शक्ति थे जो युगों युगों तक भारत को मार्गदर्शन देती रही है। आज भी जब हम अन्याय, भ्रष्टाचार या असत्य देखते हैं तो चाणक्य की वाणी गूंजती है, जिस राष्ट्र में नीति का आदर नहीं, वहां स्वतंत्रता स्थायी नहीं रह सकती। अगर आपको यह प्रेरणादायक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ऐतिहासिक गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।